नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे 35 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। और जो चैप्टर है उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज पहले ही बना दिए जा चुके हैं और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है यही पूछा गया है। तो पहला दिया गया प्लांट्स दैट आर फाउंड ओनली इन पार्क्स एंड गार्डन, बिल्कुल गलत है। सेकंड में कहा गया प्लांट्स दैट ग्रो अंडर ह्यूमन सुपरविजन, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया प्लांट कम्युनिटी लेफ्ट अनडिस्टर्ब, देखिए ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो अनडिस्टर्ब बिल्कुल रखी गई है, लॉन्ग टाइम तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है और उसने क्या किया है, वहाँ के क्लाइमेट और सॉइल को अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया आर नोन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है, मेनली यहाँ पर जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा होती है। एवरेज रेनफॉल अगर आप देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जब एनुअल रेनफॉल होगी तो कहाँ होती है, तो ये वेस्टर्न घाट्स में भी होगी और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वाई डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो थे वो हमेशा ग्रीन क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो पहला अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन है तो नाम से ही पता चल रहा है रेनफॉल एक्सेस में होती है। अब रेनफॉल जब बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पानी की कमी नहीं होगी और पानी की कमी नहीं होगी तो जो ट्रीज हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, उनकी लीव्स हमेशा ग्रीन रहेगी, इसीलिए एवरग्रीन भी इसको कहते हैं। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस रेनफॉल एंड प्रेजेंस ऑफ एवरग्रीन स्पीशीज, यही कंटिन्यूअस रेनफॉल इसके पीछे कारण है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच स्पीशीज आर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सी स्पीशीज पाई जाएगी, तो ओक, पाइन, चीयर्स ये सब नहीं पाई जाएंगी, मेनली माउंटेन एरियाज में पाई जाती हैं। मैंगो, गुआवा, कोकोनट दिया गया है दूसरे में, ये भी गलत है। रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जैसे रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, इबोनी हो गया, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये पेड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अब यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, टाइप ऑफ वेजिटेशन पूछा गया है जो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पर ऐसे ट्रीज या प्लांट्स हैं जो डेजर्ट रीजन में पाए जाएंगे राजस्थान के, ये यहाँ पर हम लोग को बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स आप देखेंगे तो जो डेल्टाइक रीजन होता है जैसे सुंदरबन हो गया वहाँ पर पाया जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो अभी हमने बता ही दिया था आपको, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कैक्टी या कैक्टस दिया है, बुशेस दिया है, थॉर्नी वेजिटेशन दिया है, बिल्कुल पाया जाता है कहाँ पर, राजस्थान एरिया में। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर अगर डेजर्ट रीजन है तो यहाँ पर रेनफॉल क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी। और रेनफॉल जब बहुत कम होगी तो यहाँ पर क्या उगेगा, मेनली कैक्टस उगेगा, थॉर्न्स उगेंगे, बुशेस उगेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज। अब देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं इनको और क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको कॉनिफेरस तो नहीं कहते, उनको क्या कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है वेट और एक होता है ड्राई। ठीक है, तो एक हो जाएगा वेट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और एक हो जाएगा ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, मेनली होता क्या है, जहां पर वेट है तो वेट में जो रेनफॉल होगी वो 100 से 200 सेंटीमीटर की होती है एनुअल रेनफॉल। और अगर ड्राई में देखा जाए तो ड्राई में जो एनुअल रेनफॉल होती है वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच टाइप ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल 100 to 200, भी हमने आपको बता ही दिया। जहां पर भी 100 से 200 तक की रेनफॉल हो रही है ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, वो कैसा है, वेट या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। और अगर यही रेनफॉल 70 से 100 तक होती तो वो क्या हो जाता, ये सेंटीमीटर में होता है याद रखिएगा, तो वो ड्राई डेसिडुअस हो जाता। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर
8th में देखेंगे वेयर आर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट प्राइमरली लोकेटेड इन इंडिया। तो देखिए जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। मॉइस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे रेनफॉल क्या होनी चाहिए 100 से 200। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये जो ईस्टर्न स्लोप्स है वेस्टर्न घाट्स के। अब देखिए जो वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट्स का वहां पर तो आप अगर देखेंगे तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा बरसात होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां मिलेंगे। लेकिन ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट्स का यहाँ पर थोड़ी सी कम बरसात होती है, इस वजह से यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और साथ ही साथ उड़ीसा में भी यही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे विच ट्रीज स्पीशीज आर कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए मॉइस्ट डेसिडुअस की बात करी गई, पूछा गया कौन सी ट्रीज मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ओक देवदार गलत है, तेंदु पलाश भी गलत है, इसका सही आंसर क्या है टीक साल एंड सैंडलवुड। ठीक है, तो टीक हो गया, साल हो गया, सैंडलवुड हो गया, तो ये सब मॉइस्ट डेसिडुअस में पाया जाता है। ये सैंडलवुड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हिंदी में चंदन कहा जाता है। तो पूछा जाए कि सैंडलवुड जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है किस तरीके का फॉरेस्ट है, तो ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये पेड़ पाए जाते हैं सैंडलवुड। ठीक है, 10th में आते हैं, इसमें क्या कहा गया व्हाट लैंडस्केप फीचर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इन एरियाज विद हायर रेनफॉल इन पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए यहाँ पर मेनली आपसे पूछा गया प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टी पूछी गई है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी पूछी गई है। और मेनली प्रॉपर्टी देखा जाए तो लैंडस्केप पूछा गया यहाँ कर कैसा होता है, ये मेनली आपको यहाँ पर बताना है, और कहाँ पर होते हैं ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करी गई है। तो 10वें क्वेश्चन में डेंस एवरग्रीन कैनोपी तो नहीं होगी, पार्कलैंड लैंडस्केप होगा, ओपन स्ट्रेचेस एंड पैचेस ऑफ ग्रास, ये बिल्कुल सही है, तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। टुंड्रा तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बहुत ही ऊपर पाया जाएगा, बहुत ही हाइट पे पाया जाएगा, जैसे एल्पाइन होता है, पाइन होता है, और इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है टुंड्रा होता है, जहाँ बर्फ होती है वहां पर इस तरीके के वेजिटेशन पाए जाते हैं। और इनमें मेनली अगर आप देखेंगे टुंड्रा में तो लाइकेन बहुत फेमस है। लाइकेन जो है, लाइकेन आपको पता होगा, लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, लिटमस सॉल्यूशन बनता है, और वही लाइकेन कहाँ पाया जाता है, वो लाइकेन पाया जाता है कहाँ पर टुंड्रा में। ठीक है, थिक मैंग्रोव स्वयं से भी गलत हो जाएगा, बताया भी इसके बारे में हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर कॉमनली फाउंड इन ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब देखिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात अगर करी जाए तो ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है, तो ये दो ऐसी ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और अगर पूरे भारत में देखा जाए तो यही फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में परसेंटेज में अवेलेबल है। तो 11th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पूछा गया कौन से ट्रीज हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल, तो तेंदु हो गया, पलाश हो गया, अमलतास हो गया, बिल्कुल सही है ये, तो ये कैसे हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल हैं। अगले पे आते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12th है, विच फॉरेस्ट टाइप इज फाउंड इन एरियाज रिसीविंग लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो 50 सेंटीमीटर से भी अगर कम रेनफॉल हो रही है तो वो कौन सा फॉरेस्ट वहां पर पाया जाएगा, डेसिडुअस तो नहीं पाया जाएगा, माउंटेन भी नहीं पाया जाएगा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आएंगे 13th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वेजिटेशन इज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है तो यहाँ पर किस तरीके का वेजिटेशन होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ट्रॉपिकल भी है, थॉर्न भी है, मतलब यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर ग्रासेस होंगी, श्रब्स होंगे, थॉर्नी ट्रीज होंगे, जैसे बबूल और खैर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेंस एवरग्रीन बिल्कुल ही गलत है, डेसिडुअस ट्रीज लाइक ट्रीक एंड सैल भी गलत है, मॉसेस एंड लाइकेंस अभी हमने आपको बताया था ये कहाँ पर होते हैं, ये टुंड्रा में होते हैं, जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो है ये। ठीक है, अगले पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 14th देखेंगे, विच फॉरेस्ट टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट दैट रिमेन लीफलेस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। मतलब आपको बताना है कौन से ऐसे प्लांट हैं, मतलब कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जिनमें प्लांट कैसे रहते हैं, ज्यादातर टाइम पर लीफलेस रहते हैं, मतलब उनमें लीफ ही नहीं होती है, ये आपको बताना है कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम है, और अगर लीफ रहेगी तो ट्रांसपीरेशन करेगी, ट्रांसपीरेशन करेगी, वाटर लॉस होगा और प्लांट डेड हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो प्लांट होते हैं वो लीफलेस रहते हैं थ्रू आउट द ईयर या मोस्ट ऑफ द ईयर।
अगले पे आते हैं, वेयर आर माउंटेन फॉरेस्ट प्राइमरली लोकेटेड। अब देखिए माउंटेन नाम से पता चल रहा है माउंटेन से रिलेटेड है ये, तो ये कहाँ पाया जाता है, हिमालयन रीजन में पाया जाता है। और जो पेनिनसुलर माउंटेनियस रीजन है, जो पेनिनसुला हमारा है, वहाँ पर भी कई सारी हिल्स हैं, हाई मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची हिल्स हैं, तो उनमें भी ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका प्राइमरी गोल जो था वो क्या था, आपको यहाँ पर बताना है। तो टू क्लियर लैंड फॉर अर्बन डेवलपमेंट बिल्कुल गलत। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय रिस्ट्रिक्टिंग फॉरेस्ट एक्सेस, ये भी प्राइमरी गोल नहीं था। सी ऑप्शन में प्राइमरी गोल दिया गया है, टू एम्फेसाइज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मीट द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इज एम टू बी ब्रॉट अंडर फॉरेस्ट कवर। तो कितना परसेंट को फॉरेस्ट कवर के अंडर लेके आना है, फॉरेस्ट पॉलिसी के जो दिया गया उसके अनुसार 33% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डज सोशल फॉरेस्ट्री एम टू अचीव। अब सोशल फॉरेस्ट्री का एम क्या है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इंक्रीज इन अर्बन डेवलपमेंट गलत है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे में कहा गया कंबाइन इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री विद कमर्शियल फार्मिंग, ये भी गलत है। थर्ड में कहा गया हेल्प इन एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सोशल मतलब कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट होगा, और फॉरेस्ट तो लगेंगे ही लगेंगे, तो दोनों का हो जाएगा। और दोनों के डेवलपमेंट से क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉरेस्ट होते हैं वो रूरल एरियाज में ही होते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ट्रीज ऑन पब्लिक लैंड लाइक पार्क रोड साइड एंड इन सिटीज। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा फॉरेस्ट्री मेथड है जिसमें जो ट्रीज हैं उनको प्लांट किया जाता है पब्लिक लैंड्स पे, और कैसे पब्लिक लैंड्स पे, जैसे पार्क हो गए, रोड साइड्स हो गए, इनमें लगाए जाते हैं पेड़, इसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज फार्म फॉरेस्ट्री इनकरेज फार्मर्स टू डू। देखिए फार्म फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा गया है कि फार्म फॉरेस्ट्री क्या इनकरेज करती है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो ओनली ग्रो ट्रीज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस पर्पसेस गलत है। ग्रो ट्रीज फॉर बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल यूजेस ऑन देयर फार्मलैंड, ये बिल्कुल सही है। तो कमर्शियल यूज के लिए तो बोना ही बोना है या ग्रो करना है ट्रीज को, और साथ ही साथ नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसको ग्रो करना होता है। नॉन कमर्शियल ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको ग्रो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट एज पर कंजर्वेशन पॉलिसी। तो कंजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको बताना है कि फॉरेस्ट जो है कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते हैं, इनमें से ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या करेंगे, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इनकरेजिंग डिफॉरेस्टेशन फॉर टिम्बर, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेन एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये भी करेंगे। रिड्यूसिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये भी करेंगे। तो क्या नहीं करेंगे फॉरेस्ट, यही पूछना चाह रहा था क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री कंबाइंस एग्रीकल्चर विद ट्री प्लांटिंग। देखिए एग्रीकल्चर हो रही है और साथ ही साथ ट्री प्लांटिंग हो रही है, तो ये किस सोशल फॉरेस्ट्री या किस फॉरेस्ट्री में हो रही होगी, तो इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। एग्रो मतलब एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट, तो दोनों चीजें जब एक साथ में करी गई, जैसे एग्रीकल्चर भी किया गया, ट्री प्लांटिंग भी करी गई, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। 23 पे आते हैं, व्हाट इज वन प्राइमरी रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो देखिए जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है भारत में वो तेजी से डिक्लाइन हुई, उसके पीछे रीजन पूछा गया है, रीजन क्या है। ठीक है, रीजन तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया है, सारे पेड़ काट दिए हैं, सारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए हैं, तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन फिलहाल आंसर देख लेते हैं, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये बिल्कुल सही है। अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग ने किया, तो रैपिड हम लोग ने क्या किया, ट्रीज भी कट किए। अब जब ट्रीज कट किए, फॉरेस्ट कट किए, तो क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन तेजी से डिक्लाइन कर गई। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ
कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अब देखिए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का पर्पस क्या है, इसमें क्या है कि कम्युनिटी जो होती है उसको इंक्लूड कर लिया जाता है फॉरेस्ट लगाने में, ट्रीज लगाने में। ठीक है, तो इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग लैंडलेस पीपल इन ट्री प्लांटिंग ऑन पब्लिक लैंड। तो पब्लिक लैंड पे ट्री प्लांटेशन करना है, लेकिन उसमें इंक्लूड किसको कर लिया गया, कम्युनिटीज जो भी लोकल कम्युनिटी थी उनको इंक्लूड कर लिया, जो लैंडलेस पीपल थे जिनके पास लैंड नहीं था उनको इंक्लूड कर लिया, और इस तरीके से ट्री प्लांट करे गए। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट मेंशन्ड एज अ थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो देखिए इसमें से कौन सा थ्रेट नहीं है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, मतलब कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो थ्रेट नहीं है एक तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए, आपको बताना है। पोचिंग बिल्कुल थ्रेट है, फॉरेस्ट फायर्स भी एक थ्रेट है, ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल, अब देखिए ग्रेजिंग जो ओवर ग्रेजिंग होती है ये भी एक थ्रेट होता है, तो कौन थ्रेट नहीं है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री तो अच्छी चीज है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन इंडिया। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1972 में आया, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इंडिया में किस ईयर में आया था ये आपको यहाँ पर बताना है, तो आप लोग ईयर इसका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, पूछा आता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि व्हाट वाज द मेन पर्पस क्या था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, जो 1972 में आया था। याद रखिएगा ये 1972 ईयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के एक साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये भी आप याद रखिएगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रमोट हंटिंग एज अ स्पोर्ट बिल्कुल ही गलत, टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन टू इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड कंजर्वेशन एरियाज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है किसको, कंजर्वेशन एरियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। इंडेंजर्ड वो होते हैं जिनको अगर प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो उनकी सारी स्पीशीज लगातार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जैसे टाइगर है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विच प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1973। वही देखिए पूछा गया आपसे कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, टू मेंटेन द टाइगर्स इन इंडिया, सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसमें आपको 2-3 और बातें बता देते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा 1992 में स्टार्ट किया गया था, बाकी ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम आपको दोनों के ईयर्स बता देते हैं, तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल याद रखिएगा ये 1975 में स्टार्ट हुआ था, तो पहला कौन सा था, पहला टाइगर आया, 2 साल बाद क्रोकोडाइल आया, और प्रोजेक्ट लेपर्ड तो नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड अगर आपसे पूछा जाए, स्नो लेपर्ड का प्रोजेक्ट कब आया था, ठीक है, क्योंकि लेपर्ड की मात्रा हमारे भारत में कम नहीं है लेकिन स्नो लेपर्ड की मात्रा जरूर कम है, ये 2009 में आया था, ये मेनली लद्दाख हिमाचल प्रदेश जो ठंडे एरियाज हैं उनमें पाए जाते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, एज ऑफ 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में आपको बताना है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज पूरे वर्ल्ड का टाइगर पाया जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 70% पाया जाता है, और ये किसका है, पूरे वर्ल्ड के 70% टाइगर कहाँ पाते हैं, इंडिया में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड इन 1992। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट हो गया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना 1992 में लॉन्च हुआ। अब आपको ये बताना है कि इसका काम क्या था, तो इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट, बी ऑप्शन में ही इसका आंसर दिया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले में आते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन collaborates with the India for the conservation of flora and fauna through MAB प्रोग्राम। देखिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, MAB जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, ये किसका है आपको बताना है, तो ये है यूनेस्को का, ठीक है। याद रखिएगा भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इस समय, जिसमें से 12 ऐसे हैं जो MAB में इंक्लूडेड है, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। NCERT में अभी भी 11 दिया है, पुराना डेटा है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा चाहें तो सही कर सकते हैं, ये 12 है। NCERT में क्वेश्चन भी एक इसी का दिया गया है, उसको सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। वही सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आंसर 11 ना होकर क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि पहले 11 था अब एक बढ़ गया है, तो टोटल कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। अब एक मिक्स्ड साइट याद रखिएगा,
मिक्स्ड साइट एक ही है, और वो कौन सा है पूछ लिया था कभी कभी कि इन बायोस्फीयर रिजर्व में मिक्स्ड इंपॉर्टेंस का कौन है, जिसमें कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है, तो ये कंचनजंगा है। ठीक है, तो कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मिक्स्ड वैरायटी का है, मतलब वहाँ पर उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस भी होने की वजह से उसको बायोस्फीयर रिजर्व में रखा गया है। ठीक है, तो कल्चरल साइट है वो एक तरीके से, कल्चरल मतलब मिक्स्ड साइट है, उसमें कल्चरल की भी इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल भी इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। What is the primary objective of Biosphere Reserve according to UNESCO MEB प्रोग्राम? देखिए आपको बताना है कि बायोस्फीयर रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या होती है यूनेस्को के MEB प्रोग्राम के हिसाब से। तो इंक्रीज द लैंड फॉर कमर्शियल फार्मिंग, बिल्कुल गलत। टू प्रिजर्व इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग आज प्रेजेंट में तो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें, लेकिन ऐसा ना हो कि अपनी नीड्स को ग्रीड बना दें और सब कुछ अभी कंज्यूम कर ले और फ्यूचर जो जनरेशन आए वो खाली पेट मर जाए। ठीक है, भूखों पेट मर जाए। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसी एक तरीके से प्रोसेस को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की मतलब यूज तो करना है लेकिन मिसयूज नहीं करना है किसी भी रिसोर्सेस को। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, विच अदर स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैव बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो किसका मतलब किस स्पीशीज का लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर क्रोकोडाइल का भी लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 33 में अगर आप देखेंगे दोनों ही सही है, क्रोकोडाइल भी हो गया है, ये 1975 में हुआ था, अभी हमने आपको बताया, और ये जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ये 2009 में आया था। तो इसमें अगर आंसर आएगा तो इसमें दोनों लगा दीजिएगा, ए और सी। अगर मान लीजिए केवल एक लगाना है तो सबसे पुराना पूछा आएगा तो ये क्रोकोडाइल लगा सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर दो ऑप्शन वाला आ जाए तो ए और सी दोनों ही लॉन्च हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इट वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 50 रिजर्व्स, गलत है। सेकंड में इट कवर्स ओनली वन स्टेट इन इंडिया, बिल्कुल गलत, पूरे भारत को कवर करता है। इट वाज लॉन्च्ड इन 1973 विद 9 टाइगर रिजर्व्स, ये बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कितने टाइगर रिजर्व्स के साथ ये लॉन्च हुआ था, शुरुआत हुई थी 9 टाइगर रिजर्व्स में ये शुरुआत हुई थी। इस समय तो 50 से ऊपर हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली, आप अगर चेक करेंगे लेटेस्ट डेटा अप्रोक्सीमेटली 54 या 55 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं भारत में। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, 35th है। व्हाट इम्पैक्ट हैव ट्रेडिशनल इंडियन स्टोरीज लाइक पंचतंत्र हैड ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन? अब देखिए आपको पता होगा पंचतंत्र की कहानियां आपने जरूर पढ़ी होगी बचपन में, इसको विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। ठीक है, पंचतंत्र, और आपको बताना है कि ये जो पंचतंत्र जैसी कहानियां थी उन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे क्या इम्पैक्ट डाला है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो प्रमोटेड लव फॉर वाइल्ड लाइफ इन यंग माइंड्स, जब कोई नया बच्चा, नए जो पीढ़ी है, जब वो इन किताबों को पढ़ती है तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ से उनका प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ेगा तो वो उसको कंजर्वेशन में मदद करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो ज़रूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि पंचतंत्र की कुछ कहानियां हैं जो पढ़ना अच्छी बात है और पढ़नी भी चाहिए, और बहुत सिंपल सी कहानियां होती हैं लेकिन बहुत ही बड़ी सीख देके जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे 35 क्वेश्चंस जो थे वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा और चैप्टर्स के हमने पहले बता दिया आपको कि जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। और एक काम जरूर कर दीजिएगा जो कोई करता नहीं है, चाहें तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।